अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कि जिसके बारे में मुझे बार बार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करा रही। यार, जब भी मैंने कोई भी चैप्टर मैं आपको रीड कराती हूँ उससे पहले मैंने एक्सरसाइज पढ़ी होती है, ठीक है। बहुत कम ऐसा है कि मैंने एक्सरसाइज ना देखी हो, तो मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाती हूँ और मैं अक्सर आपको बीच में बता भी रही होती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये पीछे आया हुआ है। तो आप सिर्फ ढूंढना है आपको। आपने जब पढ़ लिया एक चैप्टर तो आप वो इतना काम भी नहीं कर सकते कि आप ढूंढ लें। तो कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा होता, सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने छोड़े हैं, वो इसलिए कि उससे रिलेटेड सब कुछ तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आप लोग वो खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है ज़रूरत पेश आती है कि आप वो भी नहीं कर सकते तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के सब कुछ डाल दूँगी जो रह गया है। मैं सोच रही थी कि नहीं बनाएं वीडियो आज, लेकिन फिर मैंने कहा ये लास्ट चैप्टर है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये हमारा लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिजियो ख़त्म हो गई है। ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, हम लोग ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, ठीक है। बस कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो कि कॉन्सेप्ट्स वाले थे, समझने वाले थे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। और अभी हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है रेस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। नाम से पता चल रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं। रेस्पायरेशन का क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज पे, इंक्रीज होती है, कैसे होती है, क्या चीज़ रोल प्ले करती है, रेस्पायरेशन है क्या। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज तक जाएंगे कि आखिर किस तरह ये चेंज करती है। अब रेस्पायरेशन जो होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है पल्मोनरी रेस्पायरेशन, दूसरी होती है सेलुलर रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये गैसेस के एक्सचेंज को कहते हैं कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। देन होती है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन नाम से पता है सेल्स के लेवल पे है, ठीक है। पल्मोनरी लंग्स के लेवल पे थी, ये सेलुलर छोटे लेवल पे आ जाती है। इसमें क्या आता है कि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन कितनी होती है, ठीक है, कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन। जैसे जैसे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती जाती है। ये सेलुलर लेवल पे हम इसको कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम के दो काम हैं। पहला काम यह है गैसेस एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर से आपकी बॉडी के दरमियान जो एटमॉस्फेयर और बॉडी के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कि ऑक्सीजन रिप्लेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। बेसिक फंक्शन जो है हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम का ही है, ठीक है। दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। तो दो मेजर फंक्शन है हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम के, एक आपके गैसेस एक्सचेंज और दूसरा एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद आ जाता है वेंटिलेशन और डिफ्यूजन का। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो दो प्रोसेसेस से हो रही है, ठीक है। एक वेंटिलेशन होता है, एक डिफ्यूजन होता है। वेंटिलेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी एयर बॉडी के अंदर आती है और बाहर जाती है, ठीक है। एयर का आना और बाहर जाना वेंटिलेशन है, ठीक है। लेकिन जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में क्या होता है, आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि हायर लेवल से, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन हाई होती है, वहाँ से लोअर लेवल पे आती है, ठीक है। हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका गैसेस एक्सचेंज है वो इन दो प्रोसेसेस पे बेस करता है, वेंटिलेशन पे और डिफ्यूजन पे। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसके बारे में आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि हमारे जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं। पहले नोज़ होता है, देन नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स, ये सारा कुछ, ठीक है। अपर पोर्शन में क्या आ जाता है, नोज़, नेजल कैविटी और फेरेंक्स। और लोअर रेस्पायरेटरी जोन में क्या आ जाता है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ से भी आप ऑर्गन्स को देख सकते हैं कि नोज़ होता है, देन नेजल कैविटी होती है, फेरेंक्स होती है, लेरेंक्स होती है, ट्रेकिया, देन ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस बन जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलाई। ये सारे जो हैं ये आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेजर मसल रोल प्ले करता है वो होता है डायाफ्राम, ठीक है। आपके लंग्स को एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है ये दो तरह की होती है, एक विजरल प्लूरा होती है, एक पेराइटल होती है। विजरल जो होती है ये आउटर सरफेस ऑफ लंग को कवर करती है, ठीक है। और पेराइटल जो होती है ये थोरेसिक वॉल को लाइन करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये इनर साइड वाली जो होती है ये विजरल प्लूरा है जो कि लंग्स को कवर कर रही है, और ये जो बाहर वाली है ये पेराइटल प्लूरा होती है, ये कवर करती है आपके थोरेसिक कैविटी के साथ आप कांटेक्ट में होती है। देन एक टर्म है इंटर प्लूरल प्रेशर। जो आपकी जो विजराज है, प्लूरा है, प्लूरा के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इस प्रेशर का क्या मकसद होता है कि आपके जो कोलैप्स हो सकता है आपके लंग्स, ठीक है। तो एक तो ये आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जनरेट होता है ये कम होना चाहिए।
बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। यहाँ पे आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, अगर वो बाहर के प्रेशर से कम होगा तो ही ये एयर अंदर आ सकती है, ठीक है। अगर ये प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एयर अंदर आएगी, ठीक है। इंस्पिरेशन में ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एक्सपायरेशन में ये प्रेशर कम होता है। जब बाहर का प्रेशर जो है वो इंस्पिरेशन में ज़्यादा और अंदर का प्रेशर कम होता है, तभी एयर अंदर आती है, ठीक है। और एक्सपायरेशन में ये होता है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तभी आपकी जो एयर है बाहर मूव करती है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि प्रेशर की गेम है, ठीक है। ये जो हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाता है, ये जो मूव हो रही हैं सारी चीज़ें, ये प्रेशर डिफरेंस की बेस पे हो रही हैं। उसके बाद 2 जोन्स होते हैं आपके, एक कंडक्टिंग जोन होता है, रेस्पिरेशन जो लंग्स होते हैं उसके 2 जोन्स होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन है, एक रेस्पिरेटरी जोन है। जो कंडक्टिंग जोन है ये नाम से शो कर रहा है कि ये आपके जो एयर है वो सिर्फ उसको कंडक्ट कराएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतना रोल है कि इन्होंने आपकी एयर को गुजारना है, ठीक है, सिर्फ कंडक्ट करना है। दूसरा इनका जो रोल है वो ये है कि पैसेज वे के साथ साथ ये एयर को फिल्टर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है। जब एयर जो होता है रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जाए तो वो ह्यूमिड हो और फिल्टर हो चुकी हो, ठीक है। और फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन के अंदर क्या आती हैं आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स। ये वो लेवल है जहाँ पे आपकी गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। कंडक्टिंग जोन का काम है सिर्फ कंडक्शन, एयर को पास कराना, उसको फिल्टर करना, उसको ह्यूमिड कर देना, ठीक है। और जब वो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आए तो इस लेवल पे एल्वियोलाई के लेवल पे जाके आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी जोन आपके गैसियस एक्सचेंज करवाती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी जोन क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्फेक्टेंट होता है हमारे लंग्स के अंदर जो कि आपके सरफेस टेंशन को कम करता है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग के लिए मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये हम लोग पीछे पढ़े हैं, वेंटिलेशन को क्या होती है कि एयर जो है एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी के अंदर मूव करती है, उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। लेकिन ये वेंटिलेशन होती कैसे है, बल्क फ्लो के थ्रू, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम बल्क फ्लो कहते हैं। बल्क फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग अ पैसेज वे ड्यू टू अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द पैसेज वे। बल्क वे क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे डिफ्यूजन हो रही है, डिफ्यूजन हाई टू लो की तरफ आते हैं, इसी तरह बल्क फ्लो होता है। बल्क फ्लो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जब आप इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, एक प्रेशर डिफरेंस है जो मेंटेन हुआ हुआ है, तो जो आपकी एयर अंदर आती है या बाहर आती है, वो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा रही है, ठीक है। तो ये बल्क फ्लो यही प्रेशर डिफरेंस की बेस करता है, के ऊपर बेस करता है, ठीक है। इंस्पायरेशन क्या होती है, इंस्पायरेशन के दौरान आपका डायफ्राम, आपको पता है डायफ्राम मेजर मसल है जो कि इंस्पायरेशन कराता है। इंस्पायरेशन के अंदर आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके एब्डोमिनल कंटेंट डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आ जाते हैं, रिब्स जो होती हैं वो आउटवर्ड आती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अगर ये प्रेशर डिक्रीज़ ना हो तो बाहर से एयर कैसे आए, ठीक है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर इंस्पायरेशन के अंदर कम होता है और एयर अंदर आ जाती है। अगर आप यहाँ से देखें, ये रेस्ट की कंडीशन है और ये इंस्पायरेशन की कंडीशन है, आपस में कंपेयर करें तो रेस्ट के लेवल पे आप ये डायफ्राम को देखें, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नीचे को आता है, ठीक है। जब ये नीचे को आएगा तो आपका एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो डाउनवर्ड प्रेस होता है और आउटवर्ड आता है। आप इंस्पायर करके देखें, आपको अपना पेट बाहर आता दिखाई देगा, ठीक है। और आपकी जो रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं, ठीक है, कि आपका जो चेस्ट का एरिया है, थोरैक्स का एरिया है, ये खुला हो जाए, ठीक है। लंग्स का साइज़ यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, अब ये स्पेस बन गई है, ठीक है। जब इंस्पायर करते हैं तो फिर यहाँ पे एयर आती है और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये कम होता है ताकि बाहर की एयर अंदर आ सके, ठीक है। और जब एक्सपायरेशन होती है तो यही सीन उलट हो जाता है कि आपका जो डायफ्राम है ये वापस ऊपर जाता है, जो आपकी रिब्स थी आउटवर्ड मूव की थी वो अब वापस इनवर्ड मूव करेंगी, आपका एब्डोमिनल कंटेंट जो है उस पर कंप्रेशन जो है वो कम हो गई है और जो एयर है अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज़ होता है ताकि एयर जो है वो बाहर मूव कर सके, ठीक हो गया। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है। देन आ जाती है एयरवे रेजिस्टेंस। अब एयर फ्लो टू द लंग्स जो हैं वो डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे, एक तो प्रेशर डिफरेंस हमने देख लिया, दूसरी चीज़ होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है अगर एयर फ्लो को फेस करना पड़े तो क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेशन अफेक्ट होती है।
आप रिस्पायर नहीं कर सकते जब तक आपकी रेजिस्टेंस जो है, आपको जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी उतनी आपकी रेस्पायरेशन इफेक्ट होगी। आप सिंपल यहाँ फार्मूला से देखें कि एयर फ्लो जो होता है प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा उतना एयर फ्लो ज़्यादा। जैसे आपको लास्ट टाइम सर्कुलेशन में मैंने पढ़ाया था कि प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी मूवमेंट होती है, ठीक है। फ्लूइड के साथ साथ एयर फ्लो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। उसके साथ रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस अगर एयर फ्लो को रेजिस्टेंस मिलेगी तो वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो एयर फ्लो को रेजिस्टेंस कैसे मिलती है, डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, लाइक COPD होता है, एस्थमा होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा होता है। इनमें क्या होता है, आपकी क्यों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि जो एयर फ्लो है, जो आपके डक्ट्स हैं, इनमें कोई ना कोई इशू आ जाता है। म्यूकस हो सकता है, ये तंग हो जाती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं। डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है। आपकी जो एयर आ रही है वो जो नॉर्मल की निस्बत ये एरिया ही कम हो गया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो एयर है उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना आपके एयर फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। फार्मूला से जाहिर है एयर फ्लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये रेस्पायरेटरी मसल और एक्सरसाइज, उन्होंने कहा पहले ये बिलीव किया जाता था कि आपके रेस्पायरेटरी मसल जो है वो फटीग नहीं होते एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन उन्होंने कहा कि रीसेंट एविडेंस ये कहते हैं कि प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज यानी कि 120 मिनट्स या उससे ज़्यादा हो और हाई इंटेंसिटी की हो, ठीक है, यानी VO2 max 80 to 100% हो तो आपके रेस्पायरेटरी मसल भी फटीग करते हैं, ठीक है। तो पहले कहते थे कि नहीं, रेस्पायरेटरी मसल थोड़ी फटीग कर सकते हैं, बंदा थक जाता है लेकिन ये नहीं थकते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो हाँ ये भी थकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पायरेटरी मसल, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर ट्रेनिंग करो तो आपके रेस्पायरेटरी मसल्स क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे आपके स्केलेटल मसल्स करते हैं वैसे ये भी करते हैं, ठीक है। अगर आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हो किसी बंदे की तो उससे क्या होता है, एक तो उसकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, दूसरा है उसके साथ इंड्योरेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो फिर इससे ये जो हमने कहा कि हाई इंटेंसिटी पे आपकी रेस्पायरेशन अफेक्ट होती है, फिर हो सकता है कि इस पे उतनी अफेक्ट ना हो जितनी पहले हुई थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अडेप्ट कर जाती है। जैसे आपके स्केलेटल मसल अडेप्ट करते हैं वैसे आपके रेस्पायरेटरी मसल्स भी अडेप्ट करते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। आपको ये टर्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्थमा में क्या होता है, नार्विंग ऑफ द एयरवे हो जाती है, ब्रोंकोस्पैज्म होता है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। मैनी पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एस्थमा होती हैं, आपको पता है, ठीक है। एस्थमा डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होता है, लेकिन एस्थमा जो एक्सरसाइज की वजह से हो, एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद जो एस्थमा होता है उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है। और अगर ये सिवियर हो जाए तो फिर ये आपकी एक्सरसाइज को अफेक्ट करता है, ठीक है। आप एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और डिफरेंट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो सिवियर केसेस में आप एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा आपकी एक्सरसाइज को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसकी डेफिनेशन हमने 2 बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद तीसरी बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एयर का लंग्स के अंदर आना जाना, ठीक है। लंग्स के अंदर एयर आती है, लंग्स से बाहर जाती है, इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, VT, जो कि आपका टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस मूव्ड पर ब्रेथ, हर ब्रेथ में कितनी गैस आपके लंग्स के अंदर आई है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किस स्पीड से आई है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे और टाइडल वॉल्यूम पे डिपेंड करती है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। फॉर्मूला आपने याद करना है। देन उसके बाद आपको पता है कि आपकी बॉडी आपके लंग्स के अंदर क्या होता है कि एक स्पेस ऐसी होती है जो कि वेंटिलेशन में पार्ट प्ले नहीं करती, ठीक है। एयर अंदर आती है, आपके लंग्स के एयर जाती है, लेकिन कुछ अनयूज्ड वेंटिलेशन जो होती है, जो कि एयर यूज़ नहीं होती, उसको हम डेड स्पेस वेंटिलेशन कह देते हैं। और वो जगह जहाँ पे ये पड़ी होती है उसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे लंग्स के 2 पार्ट होते हैं, एक उसमें एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है जो कि वेंटिलेशन में पार्ट प्ले नहीं करती, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड गैस दैट रीचेज द रेस्पायरेटरी जोन, कि जितनी एयर आपके रेस्पायरेटरी जोन में पहुंच जाती है उसको आप एल्व्यूलर वेंटिलेशन कह देते हैं, ठीक है। एक आपके पास आ गई डेड स्पेस वेंटिलेशन जो कि पार्ट प्ले ही नहीं कर रही, और एक जो कर रही है वो है एल्व्यूलर वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन जो होती है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस वेंटिलेशन दोनों को मिलाएंगे तो आपकी टोटल वेंटिलेशन निकलेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है। उसके बाद आ जाते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स को टेस्ट करने के लिए हम क्या जो डिवाइस यूज़ करते हैं, जो तरीक़ेकार यूज़ करते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है स्पायरोमीट्री, ठीक है। इससे आप पल्मोनरी वॉल्यूम्स मेजर करते हैं। मेजर पल्मोनरी वॉल्यूम एंड द रेट ऑफ एक्सपायर्ड फ्लो,
कि आप कितनी एयर एक्सपायर करते हैं और आपका पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है, ये आप स्पायरोमीट्री से मेजर करते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका आपको पता होना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, कि आपने जब मैक्सिमम इंस्पायर किया है उसके बाद जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस बाहर निकलेगी उसको आप कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या कहते हैं कि आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया और जो एयर जो बाहर निकली है, ठीक है, वो वाइटल कैपेसिटी, और जो बाकी रह गई वो रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी रह गई है वो क्या है, वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर आपके लंग के अंदर आई है वो आपका टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है। उसमें से जो निकल जाए वो वाइटल कैपेसिटी, जो रह जाए वो रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग आपके लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है। आप जितनी भी ट्रेनिंग करो आपके लंग का ना वॉल्यूम इंक्रीज़ होने वाला है ना उसकी कैपेसिटी। उसके बाद है कि ये जो स्पायरोमीट्री है ये यूज़फुल किस लिए है, आपके लंग की डिजीज़ का पता चल जाता है, लाइक COPD। उसके अलावा डिफरेंट लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं। वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया क्या होती है। दूसरा होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, FEV1। ये हमने डिफरेंट जगह पे टेस्ट किए थे। ठीक है। जब हम ग्रेडेड एक्सरसाइज करवा रहे थे तभी हमने FEV1 टेस्ट किया था। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपायर्ड इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जब आपने इंस्पायर किया, फुल इंस्पायर किया और फिर फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर निकली है उसको FEV1 कहते हैं। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ की है, कंपेयर किया है नॉर्मल बंदे को COPD वाले बंदे से। तो नॉर्मल बंदे की वाइटल कैपेसिटी है 5 लीटर्स, FEV1 4 लीटर्स होती है। इसकी रेशो अगर निकाली जाए तो वो 80% होती है। ठीक है। तो नॉर्मल रेशो जो होती है वो FEV1 और वाइटल कैपेसिटी की कितनी है, 80%। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि COPD के बंदे की FEV1 1 लीटर है जबकि नॉर्मल बंदे की 4 लीटर्स है। वाइटल कैपेसिटी COPD वाले की 3 लीटर्स है, वाइटल और नॉर्मल बंदे की 5 लीटर्स होती है। और इनकी रेशो निकाली तो 33% COPD की है और नॉर्मल बंदे की 80% तक होती है। ठीक है। ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे आप लंग का फंक्शन वगैरह और लंग डिजीज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होती हैं वो पार्शियल प्रेशर पर बेस करती हैं, आपको पता है। ठीक है। इसके लिए 2 लॉज हैं, एक डाल्टन का लॉ है, एक फिक्स लॉ है। ठीक है। डाल्टन का लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट इंडिपेंडेंटली। कि एक गैस का मिक्सचर आपने लिया है, ठीक है, और वो गैस का मिक्सचर जितना कंटेनर पे या जिस चीज़ पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो इक्वल है। अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर फ़र्ज़ करें 3 गैसेस ली हैं, ऑक्सीजन ली है, नाइट्रोजन ली है, कार्बन डाइऑक्साइड ली है। ठीक है। उनकी फ्रैक्शन इतनी इतनी है, परसेंटेजेस भी उन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना है, ठीक है, नाइट्रोजन का इतना है। तो आप इंडिपेंडेंटली अगर आप इंडिविजुअली ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, उसको प्लस करो। ठीक है। या फिर वो गैस जो आपने मिक्सचर में डाल के तो ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस कंटेनर पे, उन दोनों को इक्वल होता है। ठीक है। बेशक आप इंडिपेंडेंटली करके देख लो, बेशक उस मिक्सचर का देख लो, दोनों इक्वल हैं। यही चीज़ इस इक्वेशन में लिखी है कि P ड्राई एटमॉस्फेयर कितना होता है, जो प्रेशर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का इंडिविजुअल जो है अगर आप देख लें, इंडिपेंडेंट देख लें या आप इकट्ठा देख लें, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये है डाल्टन का लॉ। ठीक है। दूसरी चीज़ है फिक्स का लॉ। फिक्स लॉ क्या कहता है, विच स्टेट्स दैट द रेट ऑफ गैस ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द टिश्यूज एरिया। ठीक है। इसको हम पढ़ने की बजाय यहाँ से अगर देख लें, ऊपर लिखा सेम है कि जो V गैस यानी रेट ऑफ ट्रांसफ़र, V जो है ये स्पीड को मेंशन करता है। ठीक है। तो जो गैस का ट्रांसफ़र का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है। कि जितना एरिया होगा उतना गैस ट्रांसपोर्ट होगी, उसकी डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है D। ठीक है। और पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस है, इस पर हमने पढ़ा है कि जितना एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम है तो एरिया ज़्यादा होगा ना, तो जितना एरिया ज़्यादा उतनी गैस की स्पीड ज़्यादा, उतनी जल्दी से जो है वो एयर मूव करेगी। जितनी डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज़्यादा उतनी ज़्यादा मूव करेगी। जितना पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा उतनी मूव करेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, थिकनेस के। थिकनेस मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है। तो जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना कम होगा। थिकनेस जैसे ही आपके एयर फ्लो, जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो आपका ल्यूमन कम हो जाएगा, तो एरिया कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के और बाकी चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है आप फिक्स लॉ। उसके बाद आ जाता है ब्लड फ्लो ऑफ द लंग टू द लंग जो होता है, इसको हम समरी से पढ़ लेते हैं।
कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, आपको पता है पल्मोनरी सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो इक्वल टू दैट ऑफ सिस्टमिक सर्किट। आपको पता है कि हमारी बॉडी 2 सर्किट्स पर बेस करती है, ठीक है। 2 सर्किट होते हैं, एक सिस्टमिक सर्किट है, एक पल्मोनरी सर्किट है। जितना ब्लड आपकी पूरी बॉडी को जा रहा है उतना ही आपके लंग्स को भी जा रहा है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट जो है वो इक्वल स्पीड से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो लंग्स को, राइट हार्ट जो है वो लंग्स को दे रहा है, लेफ्ट हार्ट जो है वो बॉडी को दे रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन को दे रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो दोनों का इक्वल है, ठीक है। लेकिन जो लंग्स का है वो लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम है तभी तो एयर अंदर आती है ना, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक लो प्रेशर सिस्टम है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेस की तरफ ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो फिर आपका जो ब्लड फ्लो है वो एपेक्स की तरफ जाता है, वैसे नॉर्मली आपकी बेस की तरफ होता है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज इतना मेजर रोल प्ले करती है। क्यों करती है? कि लंग्स की जो है परफ्यूजन हो रही है इसकी वजह से। एपेक्स को तो वैसे ब्लड ही नहीं जा रहा था, ठीक है, कम जा रहा था। तो अब आपने एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो इधर भी परफ्यूजन होती है, एपेक्स एरियाज में भी होती है। उसके बाद है वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो होती है ये 1 होनी चाहिए, कि जितनी वेंटिलेशन हो रही है उतनी आगे परफ्यूजन ब्लड सप्लाई भी होनी चाहिए, ठीक है। आपने मैच करना है वेंटिलेशन को और ब्लड फ्लो को। तो अगर ये 1 होती है तो ये सही है, ठीक है। तो 1 और इससे ज़्यादा ओके है, लेकिन 1 से कम जो होती है, लाइक जो आप एपेक्स ऑफ द लंग्स देख लें, मैंने आपको बताया एपेक्स में क्या होता है, ब्लड कम जाता है, ठीक है। एपेक्स को ब्लड फ्लो कम होता है, सो ये यहाँ पे रेशो भी कम होती है। सो ये अंडर परफ्यूज्ड है, यानी इसको ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, अंडर परफ्यूज्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेशो है ये कम है। अगर लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है VQ रेशो लेस देन 1 मीन्स ब्लड फ्लो ज़्यादा है और वेंटिलेशन कम है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वेंटिलेशन और परफ्यूजन की रेशो निकालनी है ना, ठीक है। तो वेंटिलेशन अगर है 10 है, ठीक है, और परफ्यूजन भी 10 है तो 1 होती है ये, और हमें 1 चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वेंटिलेशन कम पड़ जाए, फ़र्ज़ करें ये 5 हो गई है, ठीक है, और परफ्यूजन 10 ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया है 0.5, ठीक है। तो ये रेशो कम हो गई है। तो अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि परफ्यूजन ज़्यादा है, वेंटिलेशन कम है, ठीक है। और अगर ये मोर देन 1 हो गई है तो ये ओके है। तो ग्रेटर देन 1 ओके है, वेंटिलेशन ज़्यादा है, परफ्यूजन कम है, फिर भी ओके हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर ओके, ठीक है। सो जो एपेक्स होती है इसमें ये सीन है, ये अंडर परफ्यूज्ड किस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशो लेस देन 1 होती है। और अगर आप बेस ऑफ द लंग देखें तो वो ओवर परफ्यूज्ड होती है, यहाँ पे रेशो जो है मोर देन 1 होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट इफेक्ट डज एक्सरसाइज हैव ऑन V/Q रेशो, ठीक है। अगर आप लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपकी ये रेशो जो है ये इम्प्रूव होती है, ठीक है। लेकिन हैवी एक्सरसाइज जो है उसका इस पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है कि VQ जो होती है वो इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और गैस एक्सचेंज में थोड़ी सी इम्पेयरमेंट्स आ जाते हैं माइनर किस्म की, ठीक है। सो हैवी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो मसला करती हैं, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज इस रेशो को इम्प्रूव करती है। उसके बाद है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। सबसे पहले है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आपको पता है 99% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो उस हीमोग्लोबिन को हम कह देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिस हीमोग्लोबिन के साथ नहीं बाइंड उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कह देते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज डिपेंडेंट ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी जितनी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी, यानी कि ये बस है एक तरह की, ठीक है। हीमोग्लोबिन ने लेके जाना ऑक्सीजन को, तो जितनी ये ट्रांसपोर्ट के सिस्टम यानी ये जो बसेज हैं ये जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितनी ये कम होगी उतनी ऑक्सीजन वैसे पैदल नहीं जा सकती, ठीक है। तो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसके वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन लेकर जाती है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी लेकर जाती है 1.34। ये MC की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन 100% है, फ़र्ज़ करें कि आपकी ऑक्सीजन जितनी हीमोग्लोबिन थी वो सारी की सारी बाइंड हो गई ऑक्सीजन के साथ, तो हम इसको कहेंगे फुल सैचुरेटेड है, यानी 100% सैचुरेटेड है। इस कंडीशन में जो हेल्दी मेल हैं वो 200 ml और जो फीमेल हैं वो 174 ml जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करेंगी ऑक्सीजन, ठीक है। पर ml इतनी 1 लीटर के अंदर इतनी ml जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सैचुरेटेड है,
ठीक है, ये जो पॉइंट है ना कि कितनी 1 ग्राम के अंदर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद रहता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें एक इक्वेशन है कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, ठीक है, तो रिएक्शन राइट की तरफ जाता है, और अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो रिएक्शन लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स दैट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन वो क्या है कि PO2 ऑफ द ब्लड, कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर है कितनी, ठीक है, अगर ब्लड के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, तो रिएक्शन राइट की तरफ जाए। तो ये जो डायरेक्शन है ये PO2 पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद अफिनिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, इनकी अगर अफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन राइट की तरफ आएगा, जितनी कम होगी उतना लेफ्ट की तरफ। उसके बाद हाई PO2 इन द लंग्स, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आर्टीरियल PO2 ज़्यादा है, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनती है, तो रिएक्शन किस तरफ आएगा, राइट की तरफ, ठीक है। और अगर आपकी PO2 कम है, यानी पेरिफेरल टिश्यूज़ में जब आप जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है, तो जो आपकी कैपिलरीज हैं वहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अनबाइंड होके टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, वहाँ PO2 कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो इक्वल करने के लिए हीमोग्लोबिन से उतर के ये दूसरी तरफ उधर चली जाती है टिश्यू के अंदर, तो रिएक्शन किस तरफ चला गया है, लेफ्ट की तरफ, कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये कर्व है, कर्व में हमने क्या देखा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन की परसेंटेज है, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ये ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है। अप टू जो है यहाँ तक जो है 40 तक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब तक 40 तक होता है ये रिएक्शन स्ट्रेट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्लेसू बन जाता है, ठीक है। ये कर्व जो है ये आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये आर्टरीज़ का प्रेशर है, ठीक है, आर्टरीज़ में प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये 40 तक का जो होता है वो वेन्स के अंदर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा तो अभी तक स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये प्लेसू की तरफ जाती है कर्व, ठीक है। ये सेमी सा ऐसा है, इसको याद रखना है। अब हमने देखना है कि जो इस कर्व के ऊपर डिफरेंट चीज़ें अफेक्ट करती हैं, अफेक्ट पीएच जो होती है वो अफेक्ट करती है। पीएच का क्या अफेक्ट है कि पीएच जितनी, यहाँ से हम देख लेते हैं कि पीएच जो है नॉर्मल 7.4 है, ठीक है, उस पर कर्व नॉर्मल है, ठीक है, मिड वाली नॉर्मल है। अगर पीएच कम होती है, एसिडिक ज़्यादा होती है, यानी कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, तो क्या होगी कि ये जो कर्व है ये राइट की तरफ मूव करेगी। जितनी पीएच कम उतना ये रिएक्शन राइट की तरफ ये कर्व राइट की तरफ मूव कर जाएगी, और अगर पीएच ज़्यादा होगी तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज वीकेंड बाय डिक्रीज इन ब्लड पीएच। तो जब आपकी पीएच कम होती है, एसिडिक सिचुएशन आ जाती है, तो जो बॉन्ड होता है हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का ये वीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो होती है ऑक्सीजन अनलोड होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा शुरू हो जाती है अनलोड होना, तो रिएक्शन राइट की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये जो है कर्व है ये राइट की तरफ आ जाती है। दूसरा जो अफेक्ट है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का अफेक्ट आप देखें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ये कर्व राइट की तरफ आएगी, टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ये लेफ्ट की तरफ जाएगी। उसका क्या रीज़न है कि अगर पीएच कांस्टेंट है, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन जो है वो इन्वर्सली रिलेट होती है टेम्परेचर से, ठीक है। कि आपकी जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की आपस में बाइंड होने की, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी कम होती जाएगी, और ऑक्सीजन फिर उतनी रिलीज़ होती जाएगी, ठीक है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन उतनी ज़्यादा होती जाएगी, इसलिए रिएक्शन जो है वो राइट मूव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरी चीज़ है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2,3 DPG जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब ग्लाइकोलिसिस होती है उसका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, इसकी जो अफिनिटी है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन की जगह ये बाइंड हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कर्व राइट शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है कि जब आपको एनीमिया हो या आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, ठीक है। जिस मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होता है, जब एनीमिया में ऐसा होता है, हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा होता है। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशंस में जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जब आपको ये दो कंडीशंस नहीं है तो 2,3 DPG का कोई रोल नहीं है, ठीक है। कर्व का राइट शिफ्ट होना या लेफ्ट शिफ्ट होना डिपेंड नहीं करता 2,3 DPG पे, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे और पीएच पे, ठीक हो गया।
ये पीछे एक पिक्चर थी जिसमें कि सारा प्रेशर की बात उन्होंने की हुई थी, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। सो मैंने सोचा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि जब आप एयर इंस्पायर करते हैं तो आप देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 159, ठीक है, और एल्वियोलाइज के अंदर कितना है 104, ठीक है। तो अंदर कम था तो अंदर एयर आई है, ठीक है। तो इस तरह जब ये जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जब हार्ट के लेवल पर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर और डिक्रीज़ कर दिया है, 95 तक चला गया। तो जब ये पूरा सर्कुलेशन से होकर आया, अब ये वीनस ब्लड है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 40 mmHg। तो मैंने आपको पीछे ये बताया था कि 40 तक जो होती है कर्व जो होती है वो लीनियर होती है, बाद में प्लस हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे कर्व जो होती है वो प्लस पे चली जाती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये देखें कि जब अब जो एक्सपायर्ड एयर है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ है लंग्स के अंदर, तभी ये ऑक्सीजन बाहर निकली है, ठीक है। तो ये प्रेशर की जो गेम है ये आपको पता होना चाहिए कि बाहर अगर प्रेशर ज़्यादा है तभी एयर अंदर आएगी, फिर जब अंदर आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर इसका प्रेशर मज़ीद डिक्रीज़ होता है। जब ये वीनस ब्लड में जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है। ये देखें कि आपकी जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये आई थी 0.3 थी, ठीक है। और हमारे मेटाबॉलिज्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एट द एंड। जो वीनस ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा 46 mmHg। तो इतना जब आपके वीनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब प्रेशर बाहर के प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज़ होना ही होना है, ठीक है। तो फिर ये आपके बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन आ रही थी क्योंकि उसके पार्शियल प्रेशर अंदर कम था, ये ज़्यादा था, और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही क्योंकि इसका प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ये वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है इसको अंडरस्टैंड करने में, कि आपको मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैटर करता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब तक 40 तक है ना, ये वेन्स के अंदर 40 तक होता है ना, मैंने आपको बताया दिखाया भी है, बल्कि 40 तक होता है, ठीक है। तो वेन्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये लीनियरली राइज कर रही है, ठीक है। जब आ जाता है पार्शियल के यहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। जब आ जाता है इससे भी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि अब आर्टीरियल ब्लड है ये, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ये आर्टीरियल ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अनलोडेड टू टिश्यूज़ वो ये इस एरिया को कहेंगे, ठीक है। ये वेन्स होती हैं, रेस्ट के अंदर आपका इतना होता है पार्शियल प्रेशर, आर्टरीज़ के अंदर आपका इतना होता है। ये आपको ये कर्व आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो फैक्टर्स इस पर अफेक्ट करते हैं कि पीएच जो होती है ये अगर कम हो जाए तो ये राइट शिफ्ट हो जाती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। क्यों होती है कि पीएच कम हो गए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की आपस में जो अफिनिटी है उसको कम कर देती है। दूसरी चीज़ टेम्परेचर, मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली रिलेट करता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तब ये राइट आएगी, पीएच कम होगी तो राइट आएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो राइट आएगी, ठीक है। तो ये इन्वर्सली रिलेट करता है। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है कि आपका जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कंटेंट है उनके आपस में जो अफिनिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन राइट शिफ्ट कर जाता है, अदरवाइज ये अगर कम हो जाएगा तो ये लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। तो ये दो बेसिक हैं जो अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पे और एनीमिया के केसेस में 2,3 DPG भी रोल प्ले करता है। तो अभी तक के लिए आप इतना तैयार करें। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और ये जो डिसोसिएशन कर्व है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अगर आपको समझ आ गई, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।